हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, जो कि आरबीआई के फ्रेमवर्क हैं, कुछ रूल्स हैं, कंडीशंस हैं बैंकों के लिए। और ये मैं लेके क्यों आया हूँ, इसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, अभी 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में था, जैसे कि एनबीएफसीज़ के लिए भी जो पीसीए फ्रेमवर्क हैं वो आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिए हैं, यानी उनके ऊपर भी अभी लागू होंगे। तो उसी पे बेस्ड ये ऐसा टॉपिक था जिसका बेसिक हम लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ ये। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि टेलीग्राम पे आपको योर बैंकिंग मास्टर के नाम से मिल जाएगा। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो करंट का इसमें है एनबीएफसी को लेके, उसके बारे में भी हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इसी वीडियो के लास्ट में रहेगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए क्या है, क्या चीज़ है, कैसे इसको डिसाइड किया जाता है, कैसे ये अप्लाई होते हैं बैंकों के ऊपर, ये सब चीज़ें हैं। तो चलो पढ़ते हैं वन बाय वन, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीए स्टैंड्स फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आप लोगों के सामने, आपको सबको पता भी होगा, और जो कुछ 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसके बारे में पता भी होगा। कोई नया स्टूडेंट भी हो सकता है जिसको आइडिया नहीं होगा, तो जो नए हैं उनके लिए नया एक डाटा आप लोगों को मिल जाएगा, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पीसीए इज़ अ फ्रेमवर्क सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल सा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन बनता है कि पीसीए फ्रेमवर्क किसने सेटअप किए हैं, या कौन अप्लाई करता है, कौन मैनेज करते हैं इन सबको। तो इसका आंसर आएगा आरबीआई। टू मैनेज फाइनेंशियली वीक एंड मिसमैनेज्ड बैंक अक्रॉस द कंट्री। ये फ्रेमवर्क उन बैंकों के ऊपर अप्लाई होते हैं जो फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं कई सारे रीजन्स की वजह से। ठीक है, तो पीसीए जो पहली बार लॉन्च हुआ था वो 2002 में हुआ था, और पीसीए जो है वो स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है फॉर अर्ली इंटरवेंशन ऑफ बैंक्स दैट आर नॉट एबल टू मैनेज देयर एसेट क्वालिटी। ऐसे बैंक जो अपनी एसेट क्वालिटी को मैनेज नहीं कर सकते या फिर हाईली वो लॉस की तरफ जा रहे हैं, ऐसे बैंकों के ऊपर एक मैकेनिज्म लगता है आरबीआई का, जो कि किसी भी बैंक के फेल होने से पहले आरबीआई इंटरवेन करता है कि उस बैंक को फेल होने से बचाया जाए। तो उसके लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, जो भी फ्रेमवर्क अप्लाई किए जाते हैं, वो सारे के सारे पीसीए के अंडर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ गाइडलाइन। बेसिकली गाइडलाइंस ही होती हैं जो कि आरबीआई के द्वारा बैंकों के ऊपर लगाई जाती हैं। दैट इनेबल्स द आरबीआई, इनेबल करती है आरबीआई को टू जज बैंक्स व्हेन दे स्लिप बिलो सर्टेन नॉर्म्स अक्रॉस 3 पैरामीटर। तो आरबीआई ने कुछ ऐसे पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं जिन पैरामीटर्स के बेस पे किसी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को मापा जाएगा। अगर उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ख़राब है, वो लॉस की साइड जा रहा है, उसके प्रॉफिट्स कम हैं, उसके पास पैसा कम है, तो उन सब के ऊपर मेज़र करके बैंकों के ऊपर आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क को अप्लाई कर सकता है। और उन पैरामीटर्स की अगर बात करेंगे तो ये 3 टाइप के पैरामीटर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कैपिटल रेशो, दूसरा है एसेट क्वालिटी, और थर्ड है लिवरेज। तो ये 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बेस आरबीआई डिसाइड करता है कि किस बैंक की हालत ख़राब है और उसको बचाना ज़रूरी है, ताकि उसका लॉस ना हो जाए, बैंक बंद ना हो जाए। बैंक जैसे अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, कई सारे बैंक बंद होते जा रहे थे। या फिर इसका एक अच्छा सा पीसीए फ्रेमवर्क को लेकर एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे पिछले कई सारे बैंकों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया था, तो उन बैंकों को मर्ज करने का जो रीज़न था, वो रीज़न उन बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब होने का था। और एक बैंक को जब दूसरे बैंक के साथ मर्ज किया गया, तो उस बैंक मर्ज किया गया, उसका जो रूल्स थे वो रूल्स जो थे वो सारे के सारे पीसीए के अंडर ही थे।
यानी पीसीए के अंडर ही एक बैंक को दूसरे बैंकों के साथ मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इट मीन्स दैट ये जो तीन पैरामीटर्स हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हमें नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर बैंक इज रिपोर्टिंग अ लो लेवल ऑफ CRAR, इसको चलो छोड़ दो, ये चीज़ वही है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तीन पैरामीटर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो तीन पैरामीटर्स आप लोगों के सामने, जिसमें फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल पैसा कैपिटल पे बेस्ड उसका इंडिकेटर क्या होगा कि बैंकों के पास जो है वो पैसा कम होता जा रहा है, उसका इंडिकेटर होगा CRAR। CRAR आप लोगों ने अगर बेसल नॉर्म्स पढ़ रखा है तो उसमें ही डिफाइंड ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि बैंकों को मैनेज करना होता है, और RBI भी बेसल नॉर्म्स को फॉलो करता है, इसीलिए CRAR बैंकों को मेंटेन करनी होती है। CRAR स्टैंड्स फॉर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। एक ऐसी कैपिटल होती है बैंकों के पास जो बैंकों का रिस्क होता है उसके अगेंस्ट बैंकों को अपने पास रखनी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी RBI ने कह रखा है कि 9% बैंकों को CRAR मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल, बैंक 100 रुपये लैंड करने वाला है, मार्केट में लोन देने वाला है, तो उस 100 रुपये के अगेंस्ट बैंकों को अपने पास 9% अमाउंट एक रिजर्व के रूप में रखनी होगी। तो वो जो 9 रुपये होंगे 100 रुपये के अगेंस्ट, वो 9 रुपये को कहेंगे CRAR। और CRAR के साथ में बैंकों को एक और अमाउंट रखनी होती है जो प्लस में आप लोगों के सामने है, एप्लीकेबल कैपिटल कंजर्वेशन बफर, कैपिटल कंजर्वेशन बफर है। ये भी एक ऐसा एक्स्ट्रा पैसा है जो RBI ने बैंकों को कहा 9% तो आप लोगों को CRAR रखनी ही है, उसके अलावा 1.2% एक अमाउंट और एक्स्ट्रा आप लोगों को अपने पास रखनी है, जिसको कहा जाएगा कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो इसके साथ में जो टोटल बैंकों को CRAR मेंटेन करनी होती है वो होती है 10.25%। ठीक है, ध्यान रखना, 10 पॉइंट में लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, 9% प्लस 1.25%, जो कि इक्वल हो जाता है 10.25% के। ठीक है, हो गया। तो बैंकों को 9% तो रखनी होती है CRAR और 1.25% रखना होता है CCB, जो टोटल हो जाता है 10.25%। अब ये PCA के अंडर इसको कैसे देखा जाएगा? जैसे कैपिटल के अंडर CRAR बैंकों को जो मेंटेन करनी होती है उस पर थ्रेशोल्ड बना दिए गए हैं, 3 अलग अलग थ्रेशोल्ड, मतलब दहलीज, लक्ष्मण रेखा बना दी गई है। जैसे जैसे आप लोग लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेंगे, जैसे आप लोगों को पता है जब सीता जी ने वो हिरण के लिए कहा था राम जी को कि मुझे ये सोने का हिरण चाहिए, तो लक्ष्मण को छोड़ दिया था राम जी ने। लक्ष्मण भी वहाँ से चला जा रहा था जब, तो उसने सीता जी के चारों तरफ एक लाइन खींच दी थी जिसमें कोई भी दूसरा अंदर घुस नहीं सकता था, तो एक लक्ष्मण रेखा थी। तो वैसे ही एक लक्ष्मण रेखा बना दी गई है बैंकों के लिए कि अगर इस लक्ष्मण रेखा को आप लोगों ने क्रॉस किया, यानी आप लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज हुई, तो आप लोगों के ऊपर PCA लगेंगे। और उस जो टाइप की जो दहलीज हैं, थ्रेशोल्ड हैं, उनको 3 अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जिसका नाम है थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2 और थ्रेशोल्ड 3। तो थ्रेशोल्ड 1 में कहा गया है कि जैसे बैंकों को 10.25% जो CRAR मेंटेन रखनी थी, वो अगर उससे कम हो जाती है, लेस देन 10.25%, बट मोर और इक्वल 7.75%, यानी 7.5 से 10.25% के बीच अगर बैंकों के पास पैसा रहेगा, समझो बैंकों के पास 10% पैसा हो गया है, रखना कितना उन लोगों को 10.25%। अगर 10% पैसा हो गया है तो वो कौन से थ्रेशोल्ड में आ जाएगा? फर्स्ट में। और वो कितने रुपए तक कम होते होते आ सकता है, कितने परसेंट तक कम होते हुए आ सकता है? तो वो 7.75% तक कम होते हुए आ सकता है। और इस दोनों की 10.25% से 7.75% तक का जो एरिया रहेगा उसको थ्रेशोल्ड 1 में रखा गया। और अगर हो जाता है वो कम हो गए कितने रुपए तक? 7.75% से 6.25% तक,
तो वो थ्रेशोल्ड 3 में, और अगर बैंकों के पास वो पैसा 6.25% से भी कम हो जाता है तो थ्रेशोल्ड 3 में आ जाएगा। अब आरबीआई ने ये भी कहा है कि अलग अलग थ्रेशोल्ड पे आरबीआई अलग अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस होंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आगे बताऊंगा कि क्या क्या हो सकती हैं। तो कैपिटल का पार्ट आप लोगों का आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही दूसरा एक और कैपिटल में ही पॉइंट होता है जिसको कहा गया है CET, यानी टीयर 1 की जो कैपिटल होती है उसके अगेंस्ट। टीयर 1 की कैपिटल मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि क्या होता है। टीयर 1 एक ऐसी कैपिटल होती है जो बैंकों के पास पैसा होगा, खुद का पैसा समझो, जैसे बैंकों की शेयर होल्डिंग। दूसरा, जैसे बैंक SLR अपने पास रखते हैं, ये ऐसा पैसा जो बैंक अपने पर्पज़ के लिए कभी भी यूज़ कर सकता है, किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं हो सकती। तो इस टाइप का जो पैसा होता है वो टीयर 1 की कैपिटल में आता है। तो टीयर 1 की कैपिटल के अगेंस्ट भी बैंकों को एक पैसा अपने पास अलग से रिजर्व करना होता है। तो वो रिजर्व का जो थ्रेशोल्ड है उसके फर्स्ट थ्रेशोल्ड में आ जाएगा अगर वो कम हो जाता है 6.75% से, और कहाँ तक 5.125% तक, तो थ्रेशोल्ड 1 में आ जाएगा। और वही पैसा अगर 5.125% से भी कम करके 3.625% तक आ जाता है तो थ्रेशोल्ड 2 में, और अगर पैसा फिर वो 3.625% से भी कम हो जाएगा तो थ्रेशोल्ड 3 में आ जाएगा। तो कैपिटल के अंदर बेसिकली दो टाइप का पैसा बैंकों को मेंटेन करना होता है। एक होता है CRAR के रूप में, दूसरा होता है CET के रूप में, जो कि अलग अलग टाइप, दो टाइप आप लोगों के सामने हो गई हैं। कैपिटल के अंदर दो टाइप का पैसा, इसके थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड जो परसेंटेज में आप लोगों के सामने लिखे हैं ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 2017 में ये PCA आया था। उससे पहले हालांकि पहली बार जो PCA फ्रेमवर्क इशू हुए थे 2002 में हुए थे, उसके बाद 2017 में हुए थे। तो 2017 से लेकर अब तक जो ये परसेंटेज होती है, इन परसेंटेज में से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो मुझे लगता आगे भी नहीं पूछा जाएगा, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने की, लेकिन अगर आप लोगों को लगे और आप याद कर सकते हो तो इस चीज़ को याद कर लीजिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट में नेक्स्ट आप लोगों के सामने आ जाता है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी के अंदर क्या होगा बेसिकली, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ दो बताए थे, कैपिटल रेशियो, एसेट क्वालिटी और लीवरेज। तो उसी में हम कैपिटल पढ़ चुके हैं, दूसरा है हमारे पास एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी में इंडिकेटर क्या होगा, उसका इंडिकेटर होगा NPA। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सब लोगों को पता होगा कि ऐसी अमाउंट जो बैंकों के लिए परफॉर्म करना बंद कर देती है, यानी जो बैंकों के लिए अर्न करना बंद कर देती है, अर्निंग करना बंद कर देती है, इस टाइप का जो पैसा होता है उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अब बैंकों का जो टोटल दिया हुआ पैसा है, अगर वो 6% या उससे ज़्यादा, कितने परसेंट तक, 9% तक, 9 से कम और 6 से ज़्यादा, टोटल लैंडिंग अमाउंट का अगर 6% बैंकों का नॉन पर NPA हो जाता है तो वो थ्रेशोल्ड 1 में आएगा। थ्रेशोल्ड 1 में कहाँ तक रहेगा, 9% तक रहेगा। और अब अगर वो परसेंटेज बढ़ के 9% से 12% तक हो जाती है, 9 से 12 तो कौन से थ्रेशोल्ड में, सेकंड थ्रेशोल्ड में, और अगर ये NPA 12% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ये थ्रेशोल्ड 3 में आ जाता है। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड। इनको आज मैं कलर करना भूल गया था, इसलिए मैं इनको कलर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो आप लोग परेशान मत होइए, एक ही सेकंड की बात है। हाँ जी, तो उसके बाद हमारे पास है लीवरेज। लीवरेज सेम वैसे ही टीयर 1 की जो कैपिटल होती है उसके अगेंस्ट एक रेशियो होता है, या परसेंटेज कह सकते हो आप, जो बैंकों को अपने पास फिर से अपने पास रखना होता है। अब एक बात ध्यान रखें, जो CRAR के अगेंस्ट पैसा रखना था वो बैंकों को बेसल नॉर्म्स को फॉलो करके रखना होता है। डिफरेंस समझना, दो टाइप से पैसा बैंकों के पास रखना होता है, एक कैपिटल में और दूसरा रखना होता है लीवरेज में।
तो कैपिटल में जो पैसा रखना होगा इस वाले इंडिया एरिया में, उसके अंदर बैंकों को जो पैसा मेंटेन करना है वो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करना है। एज पर बेसल नॉर्म्स जो डिसाइडेड अमाउंट है, जो परसेंटेज है वो बैंकों को अपने पास रखनी होती है। और जो लिवरेज है, ये लिवरेज बैंकों को एज पर द आरबीआई रखनी होती है। तो आरबीआई ने जो डिसाइड कर दिया कि जो टीयर 1 की कैपिटल आप लोगों के पास है उसका 1% आप लोगों को अपने पास रखना है। तो वो कहाँ तक रखना होगा, वो 4% पे रखना होगा। और अगर वो अमाउंट बढ़ के कम हो जाती है, कितने 4% से 3.5% तक, तो उस कंडीशन में थ्रेशोल्ड 1 में आएगा। और वही अमाउंट अगर 3.5% से कम हो जाती है तो वो थ्रेशोल्ड 2 में आएगी। वो थ्रेशोल्ड 3 में आने के लिए अगर इससे भी और ज़्यादा कम हो जाएगी तो बात मतलब बिगड़ ही जाती है, थ्रेशोल्ड 3 में आएगा। तो ये ऐसे 3 पॉइंट थे जो आज के अगर हम बात करते हैं 16 अक्टूबर 2023 के बारे में, तो 3 ऐसे इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो बैंकों को फॉलो करने होते हैं। अब इसमें एक और मैंने पैरामीटर दिया है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी। ये पैरामीटर पहले इंक्लूडेड था लेकिन अब एक्सक्लूडेड है। आरबीआई इसको फॉलो नहीं करने के लिए कहता है। पहले कब, 2021 से पहले, 2022 से पहले, समझ रहे हो। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में एक्चुअल में क्या था, रिटर्न ऑफ असेट्स जिसको आरओए कहते थे। मतलब बैंकों का जो पैसा जैसे लोन दिया है वही एनपीए टाइप से ही था ये। तो अगर कोई भी बैंकों की जो अर्निंग थी वो एक डिसाइडेड परसेंटेज से, एक अमाउंट से अगर लगातार 2 साल तक नेगेटिव रहती है, कम रहती है, तो थ्रेशोल्ड 1 में आता था। और 3 साल तक होती तो थ्रेशोल्ड 2 में आता था, 4 साल तक तो ज़्यादा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को जस्ट ऐसे ही बताया है। ये चीज़ आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को ऐसे बताया था कि पहले भी ऐसा होता था। अगर कहीं से आप लोग पढ़ते हो तो हो सकता है आप लोगों को पढ़ने को मिले और आप लोग सोचो कि अमित सर ने तो ये बताया ही नहीं। मैं आप लोगों की पिक्चर क्लियर करना चाहता था, क्योंकि जब दूसरे चैनल से या कहीं से भी सोर्स से आप लोगों को पढ़ने को मिले तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, तो आज के रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 टाइप के ही पैरामीटर हैं जो हम लोगों ने पढ़े। फर्स्ट है कैपिटल, सेकंड है एसेट क्वालिटी और थर्ड है लीवरेज रेशियो। तो ये थे थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट डज अ बैंक अंडर पीसीए डू। पीसीए के अंडर बैंक सॉरी क्या करता है, तो व्हेन अ बैंक इज ब्रॉट इनटू द पीसीए फ्रेमवर्क इट शुड फेस रेस्ट्रिक्शंस अक्रॉस। अब अगर बैंक कोई पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर आ जाता है तो वो कई टाइप के रेस्ट्रिक्शंस फेस करता है, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। बैंकों का जो डिविडेंड होता है, प्रॉफिट का जो पार्ट अपने शेयर्स को मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो जो डिविडेंड है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगा देता है आरबीआई। प्रॉफिट रेमिटेंस वो कहीं किसी को नहीं कर सकता। तो इस टाइप के कई टाइप के जो डिपॉजिट्स हैं वो स्पेशल टाइप के डिपॉजिट बैंकों को मेंटेन करने के लिए बैंक कह सकता है। तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग सकते हैं। उसके बाद बैंक अपनी ब्रांचेज़ को एक्सटेंड नहीं कर सकता, बैंक अपनी वैकेंसीज़ नहीं दे सकता। जैसे अभी या पीछे लास्ट ईयर भी था, 2021 में भी था, कई ऐसे बैंक थे जिन बैंकों की वैकेंसी नहीं आई थी। उन वैकेंसी ना आने का रीज़न था कि उनके ऊपर पीसीए लगा हुआ था। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर मार्केट से वो बोरो नहीं कर सकता, या फिर उस बैंक को किसी बैंक के साथ मर्ज कर दिया जा सकता है। तो इस टाइप के कई ऐसे स्टेप्स हैं जो आरबीआई ले सकता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद है द फ्रेमवर्क अप्लाइज टू ऑल बैंक्स इन इंडिया। जितने टाइप के बैंक इंडिया के अंदर है सब के ऊपर अप्लाई होते हैं, जिसमें क्या क्या है, फॉरेन बैंक भी इंक्लूडेड हैं, अलग अलग टाइप के। ठीक है जी, और एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आरआरबी, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक्सक्लूडेड हैं, इनके ऊपर पीसीए नहीं लगता है। पहले एनबीएफसी के भी नहीं लगता था लेकिन अब लगने लगा है। क्लियर है, तो इस यहाँ से 2-3 बातें याद रखनी है कि कौन से बैंकों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। आरआरबी, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन बैंकों के ऊपर ये पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो मैं आपको पीछे बता रहा था
कि अलग अलग थ्रेशोल्ड पे आरबीआई अलग अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शंस बैंकों के ऊपर लगा सकता है। जैसे इसमें कि फर्स्ट थ्रेशोल्ड में अगर होगा तो क्या कर सकता है, वो डिविडेंड के ऊपर रोक लगाएगा। कैपिटल, मोर कैपिटल फॉर फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक को कह सकता है ज़्यादा कैपिटल आप लोगों को और अपने पास रखनी है। कोई डायरेक्शनली कुछ इस टाइप से एक्शन ले सकता है। थ्रेशोल्ड 2 में क्या होगा, थ्रेशोल्ड 1 तो इंक्लूडेड होगा ही, उसके बाद कुछ और प्रोविजंस लगा सकता है। तो थ्रेशोल्ड 3 में जो रहेगा फर्स्ट एंड 2 तो इंक्लूडेड होंगे ही, उसके साथ क्या कह सकता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन, रेस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर फ़ी, ये भी कह सकता है कि उस बैंक का जो डायरेक्टर है उसकी सैलरी रोक दो, उसको सैलरी मत दो। तो इस टाइप के रेस्ट्रिक्शंस भी आरबीआई बैंकों के ऊपर लगा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, और जो करंट में चल रहा है जिसके कारण हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो था एनबीएफसी। आरबीआई, ये उसकी हेडलाइन थी, अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी तो, आरबीआई एक्सटेंड्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट एनबीएफसीज। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द पीसीए फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और उसमें उसने एक्सेप्ट यानी एक्सक्लूड किया है किसको, बेस लेयर की जो एनबीएफसी हैं। लास्ट एक आप लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरी, जिसमें मैंने 4 टाइप की जो लेयर की एनबीएफसी हैं सबको डिफ़ाइन किया था, समझाया था, उसके बारे में मैंने पढ़ाया था वीडियो में। नहीं पढ़ा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। उस वीडियो में आप लोगों को 4 अलग अलग टाइप की एनबीएफसी मिल जाएंगी, जिसमें बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर की एनबीएफसी थी। तो ये जो फ्रेमवर्क हैं वो बेस लेयर की एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, और ये इफ़ेक्ट कब से होगा, ये 1 अक्टूबर 2024 यानी अगले साल से। अभी तो 2023 चल रहा है, तो ये जो पीसीए होगा वो कब से अप्लाई होगा बैंकों एनबीएफसी के ऊपर, ये होगा अक्टूबर 1, 2024 से। और किन किन एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई होगा वो डिपेंड करेगा उस ऑडिट होने के बाद कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है किसी एनबीएफसी के ऊपर, और वो ऑडिट कब होता है, 31 मार्च 2024 को जो होगा उसके बाद डिसाइड होगा, और डिसाइड होने के बाद 1 अक्टूबर 2024 को उसके ऊपर पीसीए अप्लाई हो जाएंगे। द पीसीए फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022, यानी पीसीए के लिए 2022 में ही रूल्स दे दिए गए थे आरबीआई के द्वारा। बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनबीएफसी आफ्टर 31 मार्च 2022, तो यही वही चीज़ आ जाती है जैसे 2022 में 31 मार्च को ऑडिट हुआ था, उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 को एनबीएफसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। ठीक है जी, और द सेंट्रल बैंक हैड इश्यूड अ सर्कुलर फॉर दिस इफेक्ट टू एनबीएफसी इन दिसंबर 2021, यानी दिसंबर 2021 में ही आरबीआई ने कहा था कि एनबीएफसी के लिए भी हम पीसीए फ्रेमवर्क लेके आने वाले हैं। तो ये 3 डेट आप लोगों को याद रखनी बेसिकली, कि कब इशू हुए थे फर्स्ट टाइम, दिसंबर 2021 में, कब से इफेक्ट हुए, अक्टूबर 2022 में, और जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग कब से इफेक्ट में आएंगे एनबीएफसी के ऊपर, तो ये आएगा 1 अक्टूबर 2024 से, जिसमें बेस लेयर की एनबीएफसी एक्सक्लूडेड होंगी, इंक्लूडेड नहीं होंगी। ठीक है जी, तो ये 4-5 बातें हैं जो हम करंट अफेयर के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बता दी, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। तो ये थे आज की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गूगल के ऊपर आप करोगे तो सब में 1-1, 2-2 साल पुरानी वीडियो पड़ी हैं, तो जिसमें आप लोगों को अपडेटेड डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारा अपडेट करके मैंने आप लोगों को दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो एंड करने से पहले एज यूजुअल आपने वीडियो देखी उसके लिए आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। और आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों की तरह ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक। दूसरा, और मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है योर बैंकिंग मास्टर। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ उसकी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिलेगी। सेकंड, कुछ ऐसा डाटा जिसकी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ या कई बार वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जैसे कि अभी लास्ट 10 तारीख के बाद 11 तारीख 11, 12, 13, 14, 15 को मैं करंट अफेयर की
डेली करंट अफेयर जो क्लास होती है पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था इस करके, तो उसकी एक PDF मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है। आप लोग वहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।